नमस्कार शिक्षक साथियों। आज शिक्षा सप्ताह कार्यक्रम पे चर्चा करेंगे जो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक जारी पत्र के द्वारा सबको सूचित किया गया है। उसके विस्तार से चर्चा करने पे हम जानेंगे कि हमें शिक्षा सप्ताह के अंतर्गत क्या-क्या कार्यक्रम करने हैं और उनके उद्देश्य क्या हैं। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो हमें पत्र प्राप्त हुआ प्रदेश को, वो शिक्षा सप्ताह के रूप में इसको मनाया जाएगा। जो एनईपी की चौथी वर्षगांठ है उसके उसके उपलक्ष्य में 22 से लेकर 28 जुलाई तक इस कार्यक्रम को सभी जिलों, ब्लॉक स्तर स्कूलों पर कार्यक्रम के माध्यम से इसको संयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो, हालांकि चौथी वर्षगांठ पे सभी स्टैक होल्डर्स जितने भी हैं, जो लर्नर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, पॉलिसी मेकर हैं, इन सबको इकट्ठा करना है और एक प्लेटफॉर्म देना है जहाँ पर ये सब अपने अचीवमेंट्स के बारे में चर्चा कर सकें और गतिविधियों के माध्यम से दिखा सकें कि उन्होंने 4 साल में एनईपी के लक्ष्य जो इम्प्लीमेंट हुए हैं उनको कितना प्राप्त किया है। साथ ही साथ कुछ सुझाव दिए गए हैं हर सप्ताह में हर दिन क्या-क्या कार्यक्रमों को मनाया जाना है। तो शिक्षा सप्ताह में मनाए जाने वाले 7 दिन हैं, जिनमें से दिनांक 22 को जिसकी शुरुआत होगी वो प्रथम दिवस से होगी, सोमवार से, और 7वां दिन जो है वो रविवार 28 जुलाई को जन भागीदारी के साथ ये समाप्त होगा। तो कार्यक्रम में पहले दिन जो है टीएलएम पे चर्चा की जाएगी जो 22 जुलाई को होगा। शैक्षणिक अधिक्रम सामग्री दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत अलग-अलग सुझाव दिए गए हैं कि आप टीएलएम की गतिविधियों को किस तरीके से अपने स्कूली स्तर पर कर सकते हैं। साथ ही साथ दिनांक 2 जो है दिनांक 23 को दूसरा दिन है जिसमें एफएलएन के बारे में बुनियादी साक्षरता और संगणक पे बात की जाएगी। एफएलएन न्यूमरेसी, फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमरेसी के ऊपर कार्यक्रम किए जाएंगे स्कूलों में। अलग-अलग तरह के सुझाव इसके ऊपर भी दिए गए हैं। और दिवस 3 यानी कि 24 जुलाई को खेल दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। खेल दिवस के रूप में कुछ इंडिजीनियस स्पोर्ट्स हैं जो हमारे प्रदेश में, आसपास में अलग-अलग प्रदेशों में खेले जाते हैं और प्रचलित भी हैं, उनको खेला जाएगा और बच्चों को उससे रूबरू कराया जाएगा। तो ये इसका तीसरा दिन होगा जहाँ पर बच्चों को खेलने का मौका मिलेगा और नए स्पोर्ट्स को सीखने का, नए खेलों को साथ बच्चों के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। चौथे दिन गुरुवार के दिन भी सांस्कृतिक दिवस रहेगा। सांस्कृतिक दिवस के अंदर कल्चर इवेंट्स, कल्चरल प्रोग्राम, नाटक और ड्रामा, इन तरीके की गतिविधियाँ स्कूली स्तर पर किए जाना है। 5वें दिन शुक्रवार 26 जुलाई को स्किल यानी कि हमारे बच्चे जो वोकेशनल स्किल्स के बारे में कुछ जानकारी उनको दी जाएगी। साथ ही साथ उनसे कुछ एक्टिविटीज़ इसके आधारित की जाएंगी जो बेसिक उनकी स्किल्स से जुड़ी हुई, कौशल से जुड़ी होंगी। साथ ही साथ उसको डिजिटल दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। तो डिजिटल इनिशिएटिव भारत सरकार के जो हैं, शिक्षा विभाग के हैं और उनको उनके बच्चों से रूबरू कराया जाएगा, जैसे कि दीक्षा पोर्टल जहाँ पर बच्चे उस सामग्री को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ उन पे क्विज़ेस, इन तरीके की गतिविधियाँ की जा सकती हैं। तो दिवस 6 के दिन, दिवस 6 जो है 27 जुलाई को, वहाँ पर मिशन लाइफ के और इको क्लब की गतिविधियों को क्रियान्वयन किया जाना है। साथ ही साथ दिन 7 जो रविवार है 28 जुलाई को, स्कूल के अंदर ज़रूरी नहीं है ये कार्यक्रम किया जाए, आसपास की कम्युनिटीज़ के अंदर भी इस कार्यक्रम को संयोजित किया जा सकता है, जिससे कि इसमें सभी की भागीदारी जो है इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो। तो ये है इसका एक स्नैपशॉट जो शिक्षा सप्ताह में सातों दिन मनाया जाना है। इसमें हम सिर्फ चर्चा करेंगे पहले कि पहले के 3 दिन में हमें क्या-क्या करना है। हालाँकि ये पहला सोमवार जो होगा इसका, वहाँ से इसकी शुरुआत होगी 22 जुलाई को, जहाँ पर इस पहले दिवस को टीएलएम यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो उन्नत शिक्षण के रूप में सामग्री जो स्कूलों में उपलब्ध है, उनका इस्तेमाल करके या नई सामग्री के साथ इसमें किसी न किसी तरीके का कोई शैक्षणिक अधिगम सामग्री बनाई जा सकती है। साथ ही साथ बच्चों के साथ बैठ के इस कार्यक्रम को करना ज़रूरी है, क्योंकि जो शिक्षण सामग्री है वो शिक्षक की नहीं होती है, वो शिक्षण सामग्री बच्चों के लिए भी है। तो कार्यक्रम में बच्चों को भी इससे जोड़ा जाएगा, उनके स्तर के हिसाब से उनके साथ बैठ के टीएलएम बनाए जा सकते हैं।
बेहतर सामग्री जो है उसकी उन तक पहुँच हो, उस कम लागत की हो, ऐसी सामग्री के बारे में टीएलएम शिक्षकों को भी जानकारी हो। इस तरीके की कार्यक्रम गतिविधियाँ स्कूली स्तर पे करनी चाहिए और टीएलएम बनाने की जो निपुणता है, जो क्रिएटिविटी है, वो भी शिक्षकों में आ सके। साथ ही साथ सुझाई गई कुछ गतिविधियाँ हैं कि क्या किया जाना चाहिए। तो इनको अलग-अलग स्तरों में बाँटा गया है, जो हमारे एनसीएफ के अलग-अलग स्तर हैं। निपुण भारत में अलग स्तर पे उसको आंका जाता है और एनसीएफ के अंतर्गत हमारी स्कूली व्यवस्था जो हमारी एनईपी ने बताया है उसमें अलग तरीके से है, जैसे कि फाउंडेशनल स्टेज ईसीसी यानी कि प्री प्राइमरी और क्लास 1 एंड 2 जो है वो हमारे फाउंडेशनल स्टेज का भाग है। यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ बताई गई हैं, जैसे कि जादुई का पिटारा और ई जादुई पिटारा जो ऑनलाइन उपलब्ध है। इसकी गतिविधि उन बच्चों से स्कूली स्तर पे की जा सकती है। वो प्रदेश में अपने-अपने स्तर पे उन्होंने जादुई पिटारा या अपना टीएलएम ऐसे सामग्री उन्होंने बनाई है, जो बच्चों के शैक्षणिक स्तर यानी कि ईसीसी और फर्स्ट सेकंड में इस्तेमाल की जाती है। तो उनसे उनका अवलोकन करना है, उसके बारे में उनके साथ बच्चों के साथ बैठ के गतिविधि की जा सकती है। अभिभावकों और छात्रों को भी इन गतिविधियों या लघु नाटक किए जा सकते हैं, जहाँ पर उनको बुलाया जा सकता है। अच्छा, शिक्षकों की मदद के द्वारा छात्रों द्वारा लघु नाटक है ना, जो बच्चे स्किट्स करते हैं, प्ले करते हैं कुछ ड्रामा, उस तरीके की गतिविधि भी की जा सकती है स्कूल स्तर पे। ये भी एक टीएलएम का ही रूप है। अंगूठे से पेंटिंग जो ईसीसी में बहुत प्रचलित है, बच्चे पेंटिंग करते हैं, ये थंब पेंटिंग जिन्हें कहा जाता है। इस तरीके की पेंटिंग यानी कि क्रिएटिविटी को बच्चों के निखारता है। हाथ से पेंटिंग जो बनाई जाती है, ब्रश से, हाथ से, इन तरीके से पेंटिंग बनाई जाए। ये सिर्फ सुझाव है, आप शिक्षक और क्रिएटिव हैं तो उनमें अपने हिसाब से वो चेंजेस भी कर सकते हैं। माता-पिता, शिक्षकों, छात्रों द्वारा लोकगीत, तो हर क्षेत्र में अलग-अलग लोकगीत प्रचलित हैं। उनको गायन किया जा सकता है, उनसे रूबरू किया जा सकता है या आसपास कोई लोकगीत गाने वाली कम्युनिटीज़ को आप अपने विद्यालय में बुला सकते हैं और इस तरीके की गतिविधि को अपने यहाँ पे संचालित किया जा सकता है। कहानी सुनने वाले क्लब का गठन किया जाता है, जहाँ पर आप कहानी सुनाते हैं या माता-पिता को आमंत्रित किया जा सकता है और उनके सामने बच्चे अलग-अलग कहानी सुना सकते हैं। तो स्टोरी टेलिंग जैसी गतिविधि भी आप फाउंडेशन स्टेज में कर सकते हैं। हालाँकि ये ईसीसी में बहुत अच्छे से इसमें काम करती हैं गतिविधियाँ, क्योंकि बच्चे कहानियों को बहुत अच्छे से समझते हैं और सुनाने में उन्हें अच्छा लगता है। तो दूसरा स्तर हमारा जो प्रिपरेटरी स्टेज है, थर्ड से लेके 5th क्लास तक, वहाँ पे हम चार्ट की गतिविधियाँ भी कर सकते हैं, जिसमें खाद्य सामग्री, सब्जियाँ, स्थानीय बाज़ार, मेरा परिवार आदि जैसे विषय हैं। इनमें अपने हिसाब से बदलाव भी किया जा सकता है और कलर बॉक्स है जो हम उसमें कार्य जो है बच्चों को अलग-अलग तरीके के चित्रकलाएँ, पेपर कटिंग और कोलाज वर्क, इस तरीके की गतिविधियाँ हम स्कूल स्तर पर कर कर सकते हैं। साथ ही साथ कार्ड्स बनवा सकते हैं बच्चों से, फलों, सब्जियों, जानवरों के कार्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ पर अ, अपने घर से भी सामग्री लेकर आ सकते हैं। ये टीएलएम का ही भाग है, क्योंकि टीएलएम गतिविधि है, तो इसमें सस्ते से सस्ता पुरानी किताबों से भी कुछ चित्रों को इकट्ठा करके उनके कार्ड और उसके नीचे उन चीज़ों के नाम लिख सकते हैं। तो ये शैक्षणिक सामग्री आपकी स्कूल में तैयार हो जाएगी। इस गतिविधि को आप स्कूली स्तर पे भी किया जा सकता है, जैसे सब्जियों के चित्र, फलों के चित्र, जानवरों के कार्ड आदि। साथ ही साथ क्रिएटिविटी के लिए और आप मुखौटे बना सकते हैं, जो स्कूली स्तर पर बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, जो कहानियों और ड्रामा, लघु नाटकों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस तरीके की भी मुखौटे आर्ट एंड क्राफ्ट गतिविधि के अंतर्गत आप कर सकते हैं, जिसमें पशु पक्षियों के मुखौटे बना सकते हैं। रीडिंग क्लब, कहानी सुनाने का स्तर, आप इन तरीके से भी ग्रेड 3 से लेके 5th तक की गतिविधियों को अपने यहाँ संचालित कर सकते हैं। सुझाई हुई गतिविधियाँ सिर्फ प्राइमरी स्तर तक सीमित नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम जो है वो 1 से 12 तक के लिए है। 12वीं क्लास के लिए भी इसमें गतिविधि हैं, मगर उनका स्तर बाँटा गया है। पहले माध्यमिक स्तर, जो मिडल स्टेज है, 6 से लेकर हमारी 10th क्लास की स्टेज जो है, वहाँ पर किस तरीके की गतिविधियाँ होनी चाहिए। पहली पहेली और चुनौतियाँ, यानी कि पज़ल्स, हमको पज़ल्स कार्ड बना सकते हैं।
लूडो के नए-नए गेम खेल सकते हैं, खेल के लिए संस्करण नए खेल मतलब आप लूडो जैसे ही गेम को अलग तरीके से खेला जा सकता है, बच्चों को सिखा सकते हैं। उनमें संख्याओं को लिख सकते हैं, उनमें चित्रों को लिख सकते हैं, जानवरों के चित्र बना सकते हैं। तो बच्चों को लूडो के अलग संस्करण के साथ खिलाना जा सकता है। पेपर से बनाए गए पेपर से कुछ क्राफ्ट के काम किए जा सकते हैं, बाँस की छड़ें से जोड़कर टोकरी, अलग-अलग सामग्री इस तरीके के कुछ बना सकते हैं, जो वोकेशनल से संबंधित हो। साथ ही साथ कठपुतली कपड़े और बेकार सामग्री से बनाई गई कठपुतलियाँ बच्चों से बनाना सिखा सकते हैं। ये भी क्रिएटिविटी का ही एक गतिविधि है, जिसको आप अपने स्कूली स्तर पर कक्षा 6 से लेके 10 के बीच में इसको क्रियान्वित कर सकते हैं। कहानी का कार्ड जो है, कहानियों के कार्ड बनवा सकते हैं बच्चों से, या किसी तरीके के कुछ और क्रिएटिव कार्ड्स बनवा सकते हैं जिनसे कहानियाँ, यानी कि उनका कुछ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो और साथ ही साथ वो कुछ नई स्किल्स को भी सीखें, है ना? चाहे तो इसको कंप्यूटर पे भी बना के प्रिंट किए जा सकते हैं, अगर आपके स्थानीय जो कंप्यूटर शाला है उसके अंदर, कंप्यूटर प्रयोगशाला है उसके अंदर 6वीं से 10वीं के बीच में कंप्यूटर, तो बच्चे इसके अंदर कहानियाँ जो है ग्राफिक्स के माध्यम से भी बना सकते हैं। चार्ट बना सकते हैं, सब्जियाँ, खाद्य सामग्रियाँ जो स्थानीय बाज़ार में उपलब्ध हैं और उनके ऊपर मेरा परिवार आदि जैसे कुछ भी विषय जो उनको लगते हैं, उनके ऊपर भी वो चार्ट बना सकते हैं। जैसे कि पिछले साल हमारा मिलेट ईयर था, बच्चों ने काफ़ी अगर क दे पिछले स्तर मिलेट्स के ऊपर चार्ट्स बनाए और अलग-अलग मिलेट्स के क्या-क्या न्यूट्रिशन वैल्यू हैं, किसको कैसे बनाया जाता है, इनके ऊपर अलग-अलग चार्ट्स बनाकर अपने स्कूल में प्रदर्शित किया है। साथ ही साथ स्थानीय बाज़ार में क्या चीज़ें उपलब्ध होती हैं, कौन से मौसम में होती हैं, इनके ऊपर भी वो गतिविधि अपने स्कूली लेवल पर करते हैं। रीडिंग क्लब भी आप इसकी गतिविधि के अंतर्गत ले सकते हैं, जहाँ पे बच्चों को आप रीडिंग के लिए अ, आमंत्रित कर सकते हैं और सभी को मौका मिले रीडिंग करने का। कक्षा 11 से 12 के बीच में आप बच्चों के लिए स्लोगन्स, पोस्टर्स बनवा सकते हैं, जो कि हमें पूरे साल भर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है अलग-अलग कार्यक्रमों में, जैसे कि इको क्लब, अवेयरनेस प्रोग्राम, डेंगू दिवस, मलेरिया अवेयरनेस। इन सभी दिवसों में जो भी हमारे पोस्टर कार्यक्रम होते हैं, बिजली बचाओ, है ना, नशा मुक्ति, ये सारे कार्यक्रमों से संबंधित वो बच्चे 11वीं से लेकर 12वीं तक के हमारा जो शिक्षण सामग्री है वो बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पोस्टर या नारे यानी कि स्लोगन्स लिख सकते हैं। पहेलियों और विज्ञान गतिविधियों पर आधारित ध्यान केंद्रित करने के लिए भी पहेलियाँ, पजल्स, यहाँ पर भी विज्ञान से और मैथ से संबंधित पजल्स बना सकते हैं विद्यार्थी और टीचर मिलकर कक्षा में। खेल यानी कि भौतिक एवं डिजिटल खेलों का सहारा लिया जा सकता है इसमें गतिविधियों के लिए, जैसे कि डिजिटल फिजिकल कोई गतिविधि है आप जिससे समझा सकते हैं, वो भी इसका भाग है, और डिजिटल यानी कि ऑनलाइन किसी भी चीज़ की टीएलएम सामग्री यानी कि कोई ई कंटेंट बनाना, ये भी उसी का एक है, जिसमें हमारे जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो कवर होते हैं। 3D मॉडलिंग, बोर्ड गेमिंग और वॉल चार्ट, रीडिंग क्लब, इन सब गतिविधियों को कर सकते हैं। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन जो भी गेम्स हैं जिनके साथ वो पजल्स बना सकते हैं, क्विज़ खेल सकते हैं, केबीसी जैसे ऑनलाइन क्विज़ेस अवेलेबल रहते हैं, जिनके आप ग्राफिक्स का मॉडल का इस्तेमाल करके क्लासेस में क्विज़ेस का भी संचालन कर सकते हैं। इन सभी गतिविधियों को आपको रिकॉर्ड भी करना है, गतिविधि का नाम क्या है, आपने कौन-कौन सी गतिविधि पूरे दिन में की, उन गतिविधियों की संख्या वितरण होना चाहिए कि कितने लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, कितने लोगों ने उसको बनते हुए देखा, ये सब वितरण आपके पास उसका समरी होनी चाहिए। साथ ही साथ कोई भी फ़ोटो जब खींचें, उनको जियो टैग करना ना भूलें, क्योंकि सभी गतिविधियों को स्कूल या उनकी लोकेशन के हिसाब से जियो टैग किया जाएगा। तो फ़ोन के अंदर जो ऑप्शन है जब फ़ोटो खींचते हैं, जियो टैग हमें इनेबल करना है, जिसके कारण आप जब भी फ़ोटो खींचें तो उसमें जियो टैग ज़रूर आए। दूसरा दिन जो मंगलवार है 23 जुलाई को, वहाँ पर एफएलएन से संबंधित गतिविधियों को किया जाना है। एफएलएन का महत्व के बारे में इसका उद्देश्य है कि उसका बारे में जागरूकता हो। एफएलएन कार्यक्रम को प्रदर्शन किया सकता है। हमने अपने अपने स्तर पे जो भी एफएलएन के पिछले 3 साल के अंदर कोई कार्यक्रम किए हैं या उनसे संबंधित आपने कुछ अचीव किया है तो उनका शोकेस कर सकते हैं।
कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो आपके विद्यालय में हुई या किसी और विद्यालय में हुई, उनको शेयर कर सकते हैं। अ, अभिभावकों को बुलाकर भी उनको बता सकते हैं कि हम एफएलएन के इस स्तर पर पहुंच चुके हैं और आगे हमें 100% इसको अचीव करने के लिए हमारे उद्देश्य, हमारे लक्ष्य क्या-क्या हैं और हम उसको हमारा रोड मैप क्या है, इस पर हम उनके साथ चर्चा कर सकते हैं। तो एफएलएन पर कार्यशाला और सेमिनार अपने स्तर पे शिक्षक कर सकते हैं। शिक्षक शिक्षिकाएं जो हैं अपने अपने स्तरों पे कैसे हम एफएलएन पे काम कर रहे हैं इसके लिए ऊपर एक सेमिनार अपने अपने स्कूली स्तर पर या ब्लॉक स्तर पे बीआरसी सीआरसी स्कूलों के लिए कर सकते हैं, जिसमें अभिभावकों को भी जोड़ना ज़रूरी है ना, और उनका समर्थन मिलेगा एफएलएन को, तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से हम 2027 तक 100% निपुण भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। बच्चों के लिए इंटरेक्टिव शिक्षण स्तर यानी कि यहाँ पे बच्चों को भी खेलने का मौका मिले या गतिविधियाँ जो भी उन्होंने टीएलएम गतिविधियाँ की हैं उन पे उनको सीखने को मिले। कहानियों का स्तर, मैथ्स क्लब, क्विज़ेस, इस तरीके की एक्टिविटी जो एफएलएन के अंतर्गत आपके विद्यालयों में या दूसरे विद्यालयों के प्रैक्टिसेस में की गई हैं, उनको इससे जोड़ना है। गतिविधियों के साथ उपयोग की गई जादू का पिटारा, जो आपके विद्यालय में खेल सामग्री या सीखने के लिए जादुई पिटारा या ई पिटारा है, उसका इस्तेमाल भी आप इन गतिविधियों में बच्चों के साथ कर सकते हैं। और भाषा का विकास कैसे हो रहा है बच्चों में, उनसे कहानियाँ सुनकर या कोई नई टेक्निक जो बच्चों ने विकसित की है अपनी कहानी सुनाने के लिए, उसका प्रदर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ स्कूल कक्षा और स्कूल समुदाय इनमें कहानियाँ पढ़ के सुनाएं, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि इस गतिविधि को स्कूल में भी किया जाए, सीमित रखा जाए। आप अपने समुदाय या फिर कम्युनिटीज़ में भी बच्चे वहाँ जाकर इनको सुना सकते हैं, या वहाँ के अभिभावक और कम्युनिटीज़ आपके स्कूल में आकर इनको गतिविधियों को देख सकते हैं। तो खेल आधारित शिक्षण कैसे हो रहा है, कठपुतलियों के माध्यम से कैसे कहानियाँ सुनाई जाती हैं, या इन सब के ऊपर भी उनके साथ शेयरिंग सेशन रखना है जिसमें अभिभावकों को भी पता चले। बच्चों की कल्पना और रचनात्मक विकास हो रहा है कि नहीं, वो इमेजिनेशन उनका अच्छा है कि नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग का विकास हो रहा है कि नहीं, इसके ऊपर भी कुछ कला और शिल्प यानी कि आर्ट एंड क्राफ्ट से संबंधित गतिविधियां माता पिताओं के साथ जागरूकता बनाने के लिए की जा सकती हैं। जैसे कि खिलौने हैं, लोकल खिलौने जो हमारे आसपास प्रचलित हैं, लकड़ी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने, बांस के खिलौने, कपड़े से बने हुए हैं सामग्री, खिलौने, इन सबको कहानियों में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है एफएलएन के अंतर्गत कार्यक्रम में इसको भी हमें इंक्लूड करना है। कुछ एफएलएन से संबंधित जागरूकता के लिए आपके यहाँ पर कोई फिल्म है या हमारे नेशनल एफएलएन मिशन की जो फिल्म है जागरूकता के लिए, उनका प्रसारण किया जा सकता है या उनको दिखाया जा सकता है। निपुण प्रतिज्ञा लेना, निपुण की जो प्रतिज्ञा है, निपुण भारत के अंतर्गत एफएलएन की एक प्रतिज्ञा है, जो शिक्षकों और कम्युनिटीज़, बच्चों सबको लेना अनिवार्य है। तो इसकी प्रतिज्ञा भी ली जा सकती है। बच्चों के लिए पाठन स्तर रखना चाहिए, पठन स्तर में बच्चों से कराया जाए पाठन की, जिससे कि वो शिक्षक जो अभिभावक हैं वो देख सके कि उनके बच्चे पढ़ते कैसे हैं, किस तरीके से स्कूल में पाठन कार्यक्रम हो रहा है। और आधारभूत साक्षरता और संस्कृत में और सांस्कृतिक गतिविधियां भी इसके साथ कर सकते हैं, जो एफएलएन मेला के रूप में भी की जा सकती है। सामुदायिक गतिविधियां भी के लिए भी सुझाव दिया गया है, क्योंकि इसमें ईसीसी भी जुड़ा हुआ है। स्थानीय कोई नेता या कोई गतिविधि करने वाले जो हैं आंगनवाड़ी के बच्चे हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जा सकता है, जिससे कि एफएलएन से संबंधित गतिविधियों को और सुचारू रूप से चलाने के लिए बल मिले। पैनल चर्चा की जा सकती है, अगर आप कोई विशेषज्ञ हैं, कोई यूट्यूब लाइव माध्यम से जिला स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, उसका प्रसारण और उसका लिंक भी आप करके या किसी तरीके की चर्चा है उनको शेयर कर सकते हैं। और इंटरनेट के माध्यम से और कोई नवाचार किसी तरीके के बेस्ट प्रैक्टिसेस हुई हैं किसी में, तो वो यहाँ पर उनके साथ शेयर कर सकते हैं। एफएलएन के द्वारा गतिविधियों को निगरानी और मॉनिटरिंग करने के लिए ये प्रारूप है, सुझाया गया प्रारूप है। इसके अंतर्गत आपको गतिविधियों के साथ इन गतिविधियों के साथ उनमें कितनी संख्या में पार्टिसिपेशन हुआ, उन संख्या को रिकॉर्ड करना है। साथ ही साथ एचडी फोटो और वीडियोग्राफी, अगर बच्चे कहानी सुना रहे हैं या गीत सुना रहे हैं, लोकगीत सुना रहे हैं, तो उन गतिविधियों को भी आपको रिकॉर्ड करना है, जो कि बाद में ईमेल के द्वारा निपुण पोर्टल या
मंत्रालय के द्वारा मांगा जाएगा, उनको अपलोड करना होगा स्टेट को। अंतिम जो है तीसरा दिन इसमें अंतिम मतलब नेक्स्ट दिन जो है तीसरा दिन जो यहाँ पर गतिविधि होगी उसमें 24 जुलाई के अंतर्गत आपको खेल दिवस के रूप में इसे मनाना पड़ेगा। भारत के खेल एवं संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है। यहाँ पर अलग अलग तरीके के खेल खेले जाते हैं, गिल्ली डंडा, लट्टू, है ना। तो इस तरीके के अन्य खेल आपके क्षेत्रों में प्रदेश में खेले जाते हैं जो बच्चों से उनको उनसे जोड़ना है। खेलों को खिलाने के लिए बच्चों को एक दिन पहले बताइए कि आप घर में जो भी खेल खेलते हैं, है ना, उन सामग्रियों को यहाँ लाके खेल सकते हैं, जैसे कि पिट्ठू, कबड्डी, खो खो, है ना, और बहुत सारे गेम हैं, हॉपस्कॉच है ना। तो इन तरीके के खेलों को आप स्कूल गतिविधियों में इंक्लूड करके अगले दिन इनको खेलेंगे। बच्चों को खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो शिक्षा मंत्रालय ने इस कदम को उठाया कि जो तीसरा दिन होगा, तीसरा सप्ताह होगा शिक्षा सप्ताह के अंतर्गत, उसको देश भर में जितने भी स्कूल हैं वहाँ पे स्वदेशी खेलों को समर्पित किया जाएगा, वहाँ पे स्वदेशी खेल खेले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होगी कि आपको लोकल गेम्स जो हमारे यहाँ पे भारत में प्रचलित हैं उन्हें खिलाना है ना। तो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग स्तर पे इन खेलों को खिलाया जा सकता है। तो खेल दिवस कार्यक्रम की उपलब्धि में हमारे यहाँ पर चिन्हित जो है 75 स्वदेशी खेलों की सूचियां हैं जो शिक्षा खेल विभाग ने जारी किया था। उनको कार्यक्रम भी इसके अंतर्गत 2 वर्ष पहले कई स्कूलों में किए गए थे। तो यहाँ पर आप कबड्डी, खो खो और यहाँ पर लूडो, पासा, इस तरीके के जो लोकल खेल हैं जो खेले जाते हैं, हॉपस्कॉच है ना, चोम चुराई है, और बर्फ पानी, स्टैचू, ये सब बच्चे खेलते हैं। तो इस तरीके के खेलों को यहाँ पर प्रादेशिक स्तर पर अलग अलग कुछ कहा जाता है, उन्हें खिलाया जाना चाहिए। तो साथ ही साथ यहाँ पर समग्र विकास के लिए बच्चों के लिए खेल बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये शिक्षक की भी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ पीई टीचरों का भी आप इसमें सहयोग ले सकते हैं। अगर आपके विद्यालय में फिजिकल एजुकेशन टीचर नहीं है तो यहाँ पर अभिभावकों और शिक्षक दोनों मिलकर इन गेमों को अपने स्तर पर समझ के खिला सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे शिक्षकों को ही खिलाना है, यहाँ पे अपनी कम्युनिटीज़ में भी, आसपास में भी अगर कोई इस तरीके की गतिविधियों में रुचि रखता है तो आप उनको आमंत्रित करके इनको खिला सकते हैं। तो यहाँ पे जन भागीदारी का भी जो है इस कार्यक्रम में इस्तेमाल किया जा सकता है, इनको समावेश किया जा सकता है। बच्चों के साथ ही साथ यहाँ पे छात्रों और समाज के बीच में एनईपी 2020 की ज़रूर चर्चा करें कि उनका महत्व क्या है। और 2-3 साल पहले जो एनईपी हमारे बीच जब आया था और उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, तो अभी हम वहाँ उनके लक्ष्यों पे कहाँ तक पहुँच गए हैं, इस पे ज़रूर चर्चा करें। छात्रों में खेल भावना विकसित हो और उन पे स्किल्स जो हमारे जैसे हैं खेलों में इस्तेमाल किए जाते हैं, और उनके लिए क्या फ़िटनेस होना चाहिए, उसका आगे भविष्य क्या है, इन सब पे भी आप खेल के माध्यम से, जब कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा कर सकते हैं। छात्रों में अनुशासन और फ़िटनेस के लिए टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हर खेल के बाद ज़रूर इस पे चर्चा करें कि कहाँ पर इसकी कमी या इसमें और ज़रूरत सजेशंस हैं जो बच्चों और अभिभावकों को दिए जा सकते हैं। इसके लिए भी निगरानी रिपोर्टिंग की जा सकती है, प्रारूप दिया गया है, गतिविधियों को लिखना है और भाग लेने की संख्या, कितने लोगों ने इसमें भाग लिया है, भागीदारी वितरण संख्या, खेले गए स्वदेशी खेलों की सूची, कौन से खेल आपने खेले थे उनकी सूची होनी चाहिए, और फोटो या वीडियो का लिंक। वीडियो का लिंक यानी कि आपको वीडियो यहाँ पे अपलोड नहीं करना है, वीडियो आप अपने किसी भी चैनल, यूट्यूब किसी भी चैनल पर उसको अपलोड करके वहाँ से उसका लिंक कॉपी करके यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये थी गतिविधियाँ पहले 3 दिन की। आगे के हम वीडियो में जानेंगे अगले 4 दिन की गतिविधियाँ कैसे इसको सुचारू रूप से किया जाएगा। इसीलिए इससे जुड़ने के लिए आप मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।